नमस्कार, मैं पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेल लिविंग में। दोस्तों, आपके लिए पहले भी हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और उसमें आपने देखा होगा स्ट्रेस के ऊपर भी हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और ये स्ट्रेस का दूसरा पार्ट है। पहली वीडियो में हमने जाना स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या मेडिकल में कौन से ऐसे डिवाइस है हमारे पास जिससे स्ट्रेस को मेजर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। सर से जानेंगे कि मेडिकल में वेल लिविंग में हमारे पास कौन कौन से मेडिकल डिवाइस हैं जो स्ट्रेस को मेजर करते हैं। सर बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर ए के शर्मा फ्रॉम वेल लिविंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो स्ट्रेस को मेजर करने के कुछ तरीके हैं जो हमारे पास हैं, जो बिल्कुल यूनिक हैं। देखिए, स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेंजिबल हो, जिसको आप किसी स्केल पे मेजर करें या कहें ये इतने ग्राम का है या इतने साइज़ का है, इतने वॉल्यूम का स्ट्रेस है। ऐसा कभी नहीं होता है। इवन देन सम स्केल्स हैव बीन डेवलप्ड, कुछ इंडाइसेस डेवलप की गई हैं जिनके अलोंग हम अगर चाहें तो उसको एक सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट कितने स्ट्रेस पे है। आप उसको कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और उसके अनुसार आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सके और उस सिचुएशन से वो बाहर आके अपने आप को और बेहतर ठीक महसूस कर सके। वेल लिविंग इन हाउस में हमारे पास कौन कौन से मेडिकल डिवाइस, उनके नाम बताएंगे सर? हाँ, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वेल लिविंग के पास, अकेले वेल लिविंग के पास ही ऑल ओवर इंडिया इस टाइम पर केवल हमारे पास वेल लिविंग इन हाउस हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, जिनमें से एक का नाम तो है HRA, फुल कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी स्कैन। और इसके अनुसार क्या होता है कि हम लोग जब पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं तो ये हमें हॉर्मोन्स तक का लेवल के बारे में हमें बताता है। यानी ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनके बारे में हमें बताता है, हॉर्मोन्स के बारे में बताता है, एड्रिनल सिक्रीशंस, एड्रिनल हॉर्मोन्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, उसके रेट को बनाए रखने में, उसके रेट को अप एंड डाउन करना और रेगुलेट करने में, मेटाबॉलिक रेट को भी। तो उसमें एड्रिनल हॉर्मोन्स तक का इसमें बड़ा अच्छा असेसमेंट है। और हैप्पीनेस हॉर्मोन्स जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, उनका इसमें बहुत अच्छा मेजरमेंट है। हम उसका अपना एक यूनिक स्केल है जिसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि कम है या ज़्यादा है, कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा ज़्यादा है। दिस कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू एनी ट्रीटिंग फिजिशियन। और दूसरी बात यह है, अगर हम हैप्पीनेस हार्मोन की बात करते हैं तो जैसे हम सेरोटोनिन है, डे टाइम एक्टिविटी का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स हैं और कैटेकोलामीन है, एसिटाइलकोलिन है और सेरोटोनिन तो हो गया, डोपामाइन भी हो गया। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेजर जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि पेशेंट का बेसिकल मेंटल स्टेटस इस टाइम पर क्या है और वो कितने हार्मोन सिक्रीट कितने कैसे कैसे कर रहा है, जिससे मालूम चले कि वो स्ट्रेस किस लेवल पे स्टैंड करता है। ये एक बहुत ही फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो बताती है कि पेशेंट के साथ हमें किस तरह से कैसे उसको ट्रीट किया जाए, हम किस तरह से हम पेश आएँ। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है एक बहुत ही यूनिक डिवाइस है जिसको हम टेबल टॉप डिवाइस भी हम कहते हैं। वेरी पोर्टेबल, वेरी कॉम्पैक्ट, इट कैन बी कैरीड एनीवेयर। यहाँ तक कि पेशेंट के बेड साइड पे भी हम इसको बड़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। उसका नाम है एंजियो स्कैन। एंजियो स्कैन जो है, आप जैसा समझ रहे हैं कि एंजियो यानी कि ब्लड वेसल्स का स्कैन होता है और इसके अलावा ये स्ट्रेस को मेजर करती है। एक सर्टन बीविक स्केल है, बिविस्की स्केल, सॉरी, इसके ऊपर मेजर भी करती है जिससे हम इसको एक सर्टन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली कहते हैं कि स्ट्रेस कोई टेंजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इससे हम इसको असेस कर सकते हैं। बीविक स्केल जो है वो ये बताता है आपको कि पेशेंट का स्ट्रेस किस लेवल पर है, पेशेंट को क्या क्या खतरे हैं, पेशेंट के लिए इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में इसके लिए क्या क्या है। देखिए, इसमें स्केल जो है इसका बिविस्की स्केल 50 to 150 हम इसको नॉर्मल माना जाता है। बिल्कुल, हम इसको नॉर्मल कहते हैं। अप टू 500 कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, राइट साइड लेफ्ट साइड, वो बातें अलग आएंगी बाद में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम चलेंगे उसके ऊपर। फेलियर के साथ साथ एक चीज़ साथ में शामिल होती है, वो होती है फैटीग, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पेशेंट थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है।
उसे लगता है कि सारी बॉडी उसकी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न यही होता है कि बेविस्की स्केल के ऊपर उसका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो भी इसके अंदर काफ़ी हद तक आप इसमें मेजर किया जा सकता है। इमोशनल स्ट्रेस के द्वारा जो होता है हम पता लगा लेते हैं कि बॉडी में कौन से चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे। और देखिए 500 से ऊपर 500 to 900 हम जब चलते हैं तो हार्ट का जो फंक्शनिंग तो ना केवल इरेगुलर होती है, बल्कि 900 को हम जब क्रॉस करते हैं तो वी कैन कम टू नो दैट द पेशेंट इज वेरी मच प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज विद वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। यानी सर्वाइवल का तो वर्ड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोग्नोसिस है, आउटकम कैसी होती है डॉक्टर्स इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और अबव 900 अगर हम जाते हैं तो देखिए नथिंग मच कैन बी सेड अबाउट इट। एंजियोस्कैन की एक खासियत है जो हमें और कहीं नहीं मिलती है, वो है एंडोथेलियल डिसफंक्शन को ये बहुत प्रॉपरली असेस करता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ध्यान रखें जब कभी भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पहले एंडोथेलियल इम्पेयरमेंट होता है, उसके बाद एंडोथेलियल डिसफंक्शन आता है, और उसके बाद में इसके साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो हार्ट के मसल्स के लिए, बॉडी के लगभग सारे मसल्स के जिसकी कमी जिम्मेदार होती है इनके स्टेनोसिस के लिए, यानी मसल्स अकड़ जाते हैं, दे जस्ट रिफ्यूज टू बीट। तो उस चीज़ को हम लोग अगर कभी देखते हैं तो स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए हमें ये स्केल बहुत हेल्पफुल होता है, जो बताता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टेटस हमारी बॉडी में क्या है। और अगर कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा जो बढ़ जाता है या जिसको हम रेगुलेट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसको कहा जाता है। सबसे अहम चीज़ हमने कभी भी देखा होगा नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये वो चीज़ें हैं जो हार्ट के मसल्स को इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जब उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी को जब वो मेकअप करती हैं तो उसके बाद में हार्ट की बीटिंग रिस्टोर हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस हैपन्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन ट्रीटिंग अ पर्सन विद हार्ट डिजीज। सर आपने बताया कि हमारे पास मेडिकल में 2 डिवाइस हैं, HRA और एंजियोस्कैन, जिस पर हम पेशेंट का स्ट्रेस मेजर करते हैं, और किन किन चीज़ों पे मेजर करते हैं वो सारी चीज़ें आपने हमें बताई। अब आप मुझे ये बताइए, वेल लिविंग इन हाउस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा पेशेंट के लिए, जो लोग इस पे टेस्ट कराते हैं और स्ट्रेस मेजर करते हैं, जिनका मेजर हम करते हैं स्ट्रेस? देखिए HRA स्कैन के मुताबिक 2 चीज़ें हैं जिनको हम अपने साथ लेकर चलते हैं ऐसे में। एक तो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हार्मोन्स का आपस में जो बैलेंस है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। दूसरा होता है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस का जहाँ तक सवाल है तो हार्मोनल करेक्शन के लिए मैं उनको सलाह देता हूँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। वो हार्मोन्स के बैलेंस को रिस्टोर करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को दोबारा एनहांस करके जैसे भी उनको करना होता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। दूसरा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की बात आती है तो उसमें देखिए अगर तो इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं है और पेशेंट अभी न्यूरोटिक स्टेज में है तो हम उसको विद रीजनिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके ज़रिए हम उसकी थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, डी स्ट्रेस तो हमारा इसमें मेन एम ही पेशेंट को डी स्ट्रेस करने का है ताकि पेशेंट का स्ट्रेस दूर हो जाए। दूसरी चीज़ आती है कि अगर बाय एनी चांस न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर ऐसे में हम कहते हैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए, क्योंकि वो अपने न्यूरोकेमिकल करेक्टिव्स होते हैं उनके ब्रेन के, वो उन एजेंट्स को वो यूज़ करके उनको न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को दूर करते हैं और पेशेंट की सैनिटी को दोबारा से वो रिस्टोर करते हैं ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सके। जी, ये तो आपने बताया उन पेशेंट के लिए जो वेल लिविंग इन हाउस हमारे पास टेस्ट के लिए आए, ये उनके लिए बताया आपने कि कैसे। और भी कोई तरीके हैं सर डी स्ट्रेस करने के? देखिए एंजियोस्कैन जो मैंने डिवाइस पहले मेंशन किया था, एंजियोस्कैन के ज़रिए हम लोग इसमें ना केवल स्ट्रेस को मेजर करते हैं
ऑन अ बेविस्की स्केल, बल्कि एक ऑक्लूजन थेरेपी है जो केवल एंजियो स्कैन में अवेलेबल है। अच्छा, कैसे होता है? अब जैसे हम बीपी चेक करते हैं किसी का, तो हम ये ब्रेकियल आर्टरी को हम ऑक्लूड करते हैं। ऑक्लूड किया, उसको फौरन रिलीज किया, और जो रीडिंग आ रही है हम उसको ले लेते हैं। वो ब्लड प्रेशर के तौर पे वो हमें एक रिलायबल रीडिंग दे देती है। लेकिन ऑक्लूजन थेरेपी में हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए ब्रेकियल आर्टरी को हम ऑक्लूड करके रखते हैं, यानी उसको एक माइल्ड प्रेशर में हम उसको प्रेस करके रखते हैं ताकि उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाए। उसके बाद में हम उसको फिर हम रिलीज करते हैं। जब रिलीज करते हैं तो ब्लड उसी आर्टरी में से आगे की तरफ रश करता है। रश करने से क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है, आर्टरीज का डायलेशन होता है, आर्टरीज फैल जाती हैं, और जहां आर्टरीज फैलती हैं तो वहां वो ब्लड सप्लाई एनहांस होने के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सिक्रीशन है ब्लड में वो बढ़ जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आपने एक बार प्रॉपर आपने उसकी क्वांटिटी, आपने उसकी प्रेजेंस को आपने रिस्टोर कर दिया है ब्लड के अंदर, तो डेफिनेटली स्ट्रेस को बीट करना, इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करना, हाइपर वेंटिलेशन में गए हुए पेशेंट को एक हद तक रिलीफ दे पाना, वो ऑक्लूजन थेरेपी से पॉसिबल है। वो हम लोग करते हैं इन हाउस। वेल लिविंग के हमारे जो मेडिकल सेंटर हैं उन पर इन हाउस हम ये थेरेपी दे रहे हैं। इन हाउस तो आपने बताया सर, वेल लिविंग एट होम पे अगर मैं आपको पूछूं तो आप मुझे उन पेशेंट के लिए बताइए जिनका टेस्ट इन डिवाइस पे नहीं हो पाता है, और जो लोग नहीं आ पाते हैं, और जो घर पे हैं, जो हमारे व्यूवर हैं जो घर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किस तरीके से डी स्ट्रेस कर सकते हैं अपने आप को? देखिए पंकज, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने अभी मेरे से जिस पे सवाल किया है। इन हाउस ट्रीटमेंट में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन एट होम पेशेंट क्या करे जब एक्सपर्ट उसके पास ना हो तो ठीक है ना। तो उसमें ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो होती है इमोशनल सपोर्ट सिस्टम उसका अच्छा डेवलप होना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, अगर फैमिली में सिंपैथेटिक लोग हैं जो उसके साथ सिंपैथी रखते हैं डेफिनेटली, और जो उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हैं, तो उसको रिस्टोर करना आसान होता है। दूसरी चीज़, सबसे पहला चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट का ध्यान स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर से हटाया जाए, किसी भी तरीके से हटाया जाए, उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। अक्सर किसी किसी केस में हमने क्या देखा है कि उन्हीं फैक्टर्स को दोबारा रिमाइंड करना ठीक नहीं होता है, तो हम चाहते हैं उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। स्ट्रेस लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं उन पे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो पहले है कि पेशेंट क्या करना चाहता है, डज ही हैव अ हॉबी, क्या उसके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसको वो पूरा करना चाहता है। अगर उस इच्छा को हम पूरा करवाते हैं, या उसकी अपनी कोई हॉबी है जिसको वो दोबारा अपने पास एक बार दोबारा से वो प्रैक्टिस करना चाहे, उस हॉबी में वो करे, प्राणायाम करे, प्रॉपर डाइट ऐसी खाए जो एक्चुअली मेंटली उसको ठंडा रखे, यानी मेंटल एजिटेशन पैदा करने वाले फूड्स को वो ना खाए, ऐसे सीरियल्स ना देखे, ऐसे टीवी के प्रोग्राम ना देखे, ऐसे न्यूज़ भी ना देखे, और प्राणायाम का सहारा ज़रूर लें। और प्राणायाम में भी ब्रीदिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। कि किस तरीके से योगा एक्सरसाइज हेल्प करता है स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए? देखिए, प्राणायाम का जो पहला रोल इसमें आता है वो ये आता है कि प्राणायाम में हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति के 3 स्टेजेस होते हैं, इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सपल्शन। जब हमने इनहेल किया है तो जितने सेकंड्स हमने गिल के इनहेल किया है उससे 1 या 2 सेकंड उसको हम रिटेन करें, और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं यानी सांस को हम बाहर निकालते हैं, तो वो एटलीस्ट उसमें रिटेंशन से भी 3 से 4 सेकंड ज़्यादा टाइम उसमें लगना चाहिए। इससे स्ट्रेस ओवरकम हो सकता है, जिससे स्ट्रेस ओवरकम होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन बढ़ता है। मोस्ट ऑफ ऑल मैं यही जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि ब्रीदिंग के दौरान अगर व्यक्ति अपने सांस के ऊपर ध्यान दे, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, उसके ऊपर ध्यान दे, सांस पर कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करे। उससे कॉन्सेंट्रेट करने से 2 बातें होती हैं, एक तो उसका ध्यान स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर से हटता है, दूसरी चीज़ जब वो ब्रीदिंग पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है तो ब्रीदिंग के साथ जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसके ज़रिए जो हम लोग उसको सूर्य श्वास और चंद्र श्वास, ये भी 2 तरह के श्वास कहे जाते हैं,
अनुलोम विलोम में। तो उसमें उसके ज़रिए अगर वो एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में उसके लेवल को रिस्टोर कर लेता है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस कैन डेफिनेटली बी मैनेज्ड वेरी वेल। थैंक यू सो मच सर ये जानकारी देने के लिए। आई होप कि आपको सर की जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पे आगे देखने को मिलेंगी। स्ट्रेस पे हम और भी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।